हेलो एवरीवन, भागलपुर आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक नया चैप्टर देखने वाले हैं जिसका नाम है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इससे पहले आपके लिए अप्रॉक्स 9 से 10 वीडियो बनाकर डाल दिया गया है। आप भागलपुर आईटीआई के यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। वर्कशॉप कैलकुलेशन का सेकेंड ईयर का है, जिसमें मिमी के द्वारा जो भी क्वेश्चन आपको दिया है उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन मिल गया है। आज हम लोग एक नया चैप्टर उसमें देखने वाले हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो समझेंगे पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, कहाँ उसका यूज़ होता है, और उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी उसके क्वेश्चन होंगे, कुछ थ्योरी के क्वेश्चन होंगे, कुछ न्यूमेरिकल के क्वेश्चन होंगे। दोनों क्वेश्चन को हम लोग देखने का और सीखने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं अपने वीडियो की ओर, देखते हैं हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सबसे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं जो हमारा टॉपिक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता क्या है। ठीक है, तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिसका हिंदी होता है गुरुत्वाकर्षण केंद्र। सेंटर मीन्स केंद्र और ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण केंद्र, इसको अगर हमको बुक के लैंग्वेज में डिफाइन करना होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं कि किसी वस्तु पर स्थित एक ऐसा बिंदु जिस पर वह वस्तु संतुलित अवस्था में रहती है। मतलब एक वस्तु, मान लीजिए अगर हम लेते हैं ये एक रेक्टेंगुलर शेप का एक वस्तु, और इसे अगर हमको बैलेंस करना है किसी एक, मतलब उसे संतुलित अवस्था में लाना है, तो हम लोग उसमें खोजते हैं कोई एक ऐसा बिंदु। देखिए ये जो बना है अलग अलग छोटे छोटे कणों से मिलके बना, बहुत सारे कण होंगे जिससे मिलके ये बना हुआ होगा ये वस्तु। तो इन सभी कणों के लिए एक कोई ऐसा बिंदु होगा जहाँ पे वो वस्तु को पूरी अच्छी तरह से संतुलित किया जा सकता है। अगर हम बोले इस जगह से, इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट से हम उस वस्तु को संतुलित नहीं कर सकते। नॉर्मली देखिए, आप लोग एग्जांपल देखे होंगे, बताते हैं आपको। होता है ना, हम लोग क्लास वगैरह में बैठे रहते हैं तो हमारे पास कॉपी या बुक रखा रहता है, तो हम लोग उससे क्या कहते हैं, प्रयास करते हैं कि उंगली पे नचाने का। देखे होंगे, एक बुक है उसको रखे बीच में और उसको नचाने का प्रयास करते हैं, गोल गोल घुमाने का। तो उसमें जब आप देखेंगे, अगर आप उसके सेंटर पे अपनी उंगली को रखेंगे, सेंटर पे, वो क्या होगा, वो ईजिली रोटेट होने लगता है। ठीक है, रोटेट होगा। वही अगर उस वस्तु के आप किसी कॉर्नर पे रखेंगे अपने हाथ को, और या उंगली को यहाँ पे अगर रखते हैं और उसे चाहेंगे कि आप उसे रोटेट कर पाए, तो वो बैलेंस रूप में रोटेट नहीं हो पाएगा, वो थोड़ा सा रोटेट होकर किसी एक दिशा में चले जाएगा। तो यही जो पॉइंट है जिसके के अनुकूल वह आसानी से मूव कर सकता है, वही उस वस्तु के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहा जाता है। एक ऐसा केंद्र जिस पर वह वस्तु पूर्ण रूप से संतुलित अवस्था में रहती है, उसे ही आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। हर एक वस्तु के लिए यह अलग अलग हो सकता है। जैसे कि अगर हम बोलते हैं रेक्टेंगल के लिए, तभी आपको बताया कि जो बीच का पॉइंट है वो, अगर हम बोले सर्कल के लिए, वृत्त के लिए, तो जिस पॉइंट से आप ये चाप लेके बनाते हैं, वो पॉइंट जो है वो उसका क्या होगा, जैसे आप सेंटर बोलते भी हैं, वो उसके लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब वृत्त के लिए जो उसका सेंटर है वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाता है। सेम उसी तरह ट्रायंगल के लिए कुछ अलग हो सकता है। अगर हम एग्जांपल यहाँ पे ले ट्रायंगल का, तो ये जो ट्रायंगल है इसके लिए कुछ अलग होगा जो हम लोग देखेंगे। ट्रायंगल के लिए क्या होता है, जहाँ पे कि ये तीनों का तीनों पॉइंट मिलता है, वो पॉइंट ही क्या कहलाता है, उसके लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। शॉर्ट फॉर्म में इसे C.G लिखते हैं। तो हमको लगता है कि ये समझ आ गया होगा आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। ठीक है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए कुछ नियम्स भी बनाए गए थे। जैसे उसमें बोला जाता है कि किसी भी वस्तु का आकार और जो नाप होता है, ठीक है, जो वस्तु का शेप होगा और जो उसका डायमेंशन होगा, उसके बेसिस पे उस वस्तु का सेंटर ऑफ ग्रेविटी वेरी करते रहता है, चेंज होते रहते हैं। ठीक है, अभी आप लोग भी देख पा रहे होंगे, जैसे अगर हम यहाँ पे ले एक कोई वस्तु, ये, तो ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, और दूसरा अगर लें तो ये भी मेरा क्या है, एक रेक्टेंगल ही, दोनों ही रेक्टेंगल है, लेकिन दोनों के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। किस पे डिपेंड किया, तो ये इसका लंबाई हो सकता है 10 मीटर होगा, और इसका लंबाई हो सकता है 5 ही मीटर रहा होगा। इसके चौड़ाई का बात करिए तो हो सकता है ये 2 मीटर होगा, और इसका चौड़ाई का बात करें तो ये हो सकता है आपको 1 ही मीटर। इन दोनों के लिए जब आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखेंगे तो इसमें देखेंगे दोनों ही एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, आपने पहले भी ग्राफ में देखा होगा। जो हॉरिजॉन्टल होता है वो क्या कहलाता है, एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल है वो क्या कहलाएगा,
वाई एक्सिस, ठीक है, ये आप लोग जानते हैं। तो मेरा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पे हमें कंपोनेंट चेक करना होता है जब हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना होता है। लाइकवाइज यहाँ पे अगर देखेंगे इसका एक्स एक्सिस अगर देखते हैं और अगर हम यहाँ मानते हैं यहीं पे मेरा वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लाई कर, तो इसके लिए 10 का हाफ अगर करेंगे तो ये 5 जो है इसका एक्स कंपोनेंट हो जाएगा और 1 का हाफ 0.5, तो ये इसका y कंपोनेंट हो जाएगा। और इसके लिए CG पॉइंट जो होगा, CG पॉइंट हो जाएगा 5, 0.5। इसका अगर CG पॉइंट हम बोले तो वो हो जाएगा 5, 0.5। तो ये लिखने का तरीका होता है हम लोग का CG सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिसमें 5 क्या आपका x कंपोनेंट है और 0.5 आपका y कंपोनेंट है। तो थ्योरी में आप लोग था देख भी लीजिएगा बुक से भी इसको, ठीक है, और क्लासेस में आपको ये सब चीज़ बता भी दिया गया है। तो आगे देखते हैं हम लोग अपना मेन, हमारा वीडियो बनाने का मकसद आपका न्यूमेरिकल को आसानी से जल्दी जल्दी क्लियर करवा दिया जाए। तो हम लोग अपने न्यूमेरिकल पोर्शन पे आते हैं, फिर अगर कहीं पे लगेगा कुछ और थ्योरी बताना है तो वो भी आपको बीच बीच में बताते रहेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, जो कि आपके बुक में 44 नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा। विच इफेक्ट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ऑब्जेक्ट, इनमें से कौन गुरुत्वाकर्षण केंद्र को इफेक्ट करता है, ठीक है। देखिए 3-4 ऑप्शन है यहाँ पे, एक वेट है, मास है, डेंसिटी है और शेप है। वेट मतलब आपको पता है भार, मास मतलब द्रव्यमान, डेंसिटी मतलब घनत्व और शेप मतलब उस वस्तु का जो भी आकार है। तो इसके लिए जो मेरा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, मास। वस्तु का जो द्रव्यमान है वो इफेक्ट करता है सेंटर ग्रेविटी ऑफ ऑब्जेक्ट को। तो 44 का आप बी नंबर लगा सकते हैं सही आंसर। आइए 45 नंबर क्वेश्चन पे बोला गया व्हाट इज द नेम ऑफ पॉइंट एट विच ऑल द वेट ऑफ बॉडी कंसंट्रेटेड। उस बिंदु का नाम बताइए जहां पर किसी भी वस्तु का सारा भार संतुलित होता है। तभी हम लोग जानते हैं संतुलित जहां होता है उसी बिंदु को क्या कहते हैं आप, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। तो 45 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बताएं क्वेश्चन है 46 पे, वेयर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सर्कल लाई। बोला गया एक वृत्त का गुरुत्व केंद्र कहाँ पर होता है। तो वृत्त मेरा कुछ ऐसा दिखता है और इसका अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोला जाए तो जो वृत्त के लिए सेंटर होता है वही क्या है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। तो ये ही इसके लिए CG पॉइंट हो जाएगा। तो कहाँ पे मिलेगा, जो वृत्त का केंद्र है वही उसका गुरुत्व केंद्र भी होता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 47 पे, 47 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ राइट सर्कुलर कोन फ्रॉम इट्स बेस। बोला गया एक राइट सर्कुलर कोन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है उसके आधार से, ठीक है। तो राइट सर्कुलर कोन है तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, और उसका आधार ये होगा, ये इसका बेस होगा। इस बेस से पूछा गया है कि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे मिलेगा। तो इसके लिए जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा h/3। इसके लिए सही आंसर h/4, सॉरी h/3, राइट सर्कुलर है तो h/4 आपका है। मतलब है इस पॉइंट से h/4 की दूरी पे आपको क्या मिलेगा, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिलेगा। और जो h होगा उसका वो यहाँ पे, वो ये आपका h पॉइंट। और ये h जितना भी होगा, अगर मान लीजिए इस h का मान अगर हो सकता है 12 हो, तो उसका अगर आपसे CG पूछेगा तो आप CG के लिए क्या करेंगे, h/4 लिखेंगे, मतलब 12/4 करेंगे जो कि 3 आ जाएगा, ठीक। न्यूमेरिकल में कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो राइट सर्कुलर कोन के लिए आपका सही हो जाएगा h/4। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे, व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रेक्टेंगुलर बॉडी। बोला गया एक आयताकार वस्तु के लिए गुरुत्व केंद्र क्या होता है। तो देखिएगा जब भी आयताकार वस्तु आपसे पूछा जाएगा तो इसमें ना इसके 2 डायगोनल होते हैं जिसे आप कर्ण बोलते हैं। एक इसका नाम होगा D1, इसका नाम है D1 डायगोनल 1, और दूसरा एक और होगा उसको बोलेंगे D2।
मतलब एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को जो जोड़ती है रेखा, उसे ही आप क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं, हिंदी में कर्ण बोलते हैं। और ये जहाँ पे मैच हो रहे हैं कौन, ये दोनों D1 और D2 जिस पॉइंट पे मिलेंगे वो जो पॉइंट होगा वही पॉइंट उस वस्तु के लिए CG पॉइंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसके लिए एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल, जहाँ उसके डायगोनल मिल रहे हैं, एक दूसरे को कट कर रहे हैं, वही उसके लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। बोला गया व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सॉलिड हेमिस्फेयर फ्रॉम इट्स। बोला गया सॉलिड हेमिस्फेयर का बेस से सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। देखिए सॉलिड हेमिस्फेयर कुछ ऐसा दिखेगा, जिसको बोलते हैं आप अर्धगोला भी बोलते हैं। इसी को अगर पूरा कर दिया जाए तो स्फेयर बन जाएगा, और उसी का हाफ हो जाए तो हेमिस्फेयर हो जाता है। तो इसके लिए पूछा है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका कहाँ पे लाई करेगा। तो जो इसके लिए सही आंसर है वो 3r/8। देखिए इसके लिए होता है क्या, जो इसका फॉर्मूला रहता है हम लोगों का, उसी को हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 2 से। ठीक है, आप या तो उसका पूरा प्रोसेस देख लीजिए, वरना आप कुछ वैल्यूज़ याद रख सकते हैं। 3-4 वैल्यूज़ आपको याद रखना चाहिए इसमें, खास करके एक आपका ये हेमिस्फेयर के लिए 3r/8। दूसरा इससे पहले अभी हम लोग देखे थे क्वेश्चन नंबर 47 में राइट सर्कुलर कोन का, आपको वो पता होना चाहिए। आपको सर्कल का पता होना चाहिए, साथ ही साथ रेक्टेंगल और स्क्वायर का पता होना चाहिए। ये 5 फिगर का अगर आपको पता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें से देखिए हेमिस्फेयर का भी आपको बता दिया 3r/8। कोन का जब हम लोग देख रहे थे तो कोन के लिए क्या है, h/4 है। अगर आपसे रेक्टेंगल के लिए पूछेगा तो रेक्टेंगल का तो सिंपल है, जहाँ पे दोनों मैच कर रहा है डायगोनल वही उसका क्या है, CG पॉइंट। अगर स्क्वायर के लिए पूछेगा उसके लिए भी यही तरीका है, स्क्वायर के लिए भी सेम तरीका है, जहाँ पे इनका डायगोनल मैच करेगा वही क्या होगा, उसका CG पॉइंट होगा। सर्कल के लिए आपको पता है, सर्कल के लिए आपको पता है जो उसका सेंटर है वही होगा। तो ये 5 फिगर को आपको ध्यान में रखना है, इससे ज़्यादा का जरूरत अपने को नहीं होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ स्फेयर। इनमें से सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्फेयर का जो होता है वो आपको बताना है कि स्फेयर के लिए गुरुत्वाकर्षण केंद्र क्या होता है। ठीक है, तो स्फेयर भी होता है हम लोगों का, देखिए स्फेयर फैमिली बिलोंग करता है किसका, सर्कल के फैमिली का। वृत्त के फैमिली से भी स्फेयर भी बिलोंग करता है। ठीक है, तो जो इसके लिए होता है हम लोग का, सर्कल के लिए हम लोग देखे थे कि सेंटर पॉइंट जो है वही CG। ये किसके लिए देखे आप, सर्कल के लिए। उसी तरह स्फेयर के लिए भी, स्फेयर भी ऐसा ही दिखता है। ठीक है, इसके लिए भी जो इसका सेंटर है वही उसका क्या है, CG पॉइंट है। तो एट द सेंटर स्फेयर के लिए। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। विच स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम एग्जाम्पल इज ए कोन रेस्टिंग ऑन इट्स टिप। ठीक है, बोला गया एक कोन है जो कि अपने टिप पे अगर रखा हुआ है तो वो इक्विलिब्रियम का कैसा एग्जाम्पल है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम एक चीज़ बताते हैं। कोन तो ये होगा, ये आपका नॉर्मल कोन है। देखिए ये आपका कोन हो गया। अब कोन को अगर हमको रखना है, मान लीजिए मेरा ये बेस लाइन है, ये आधार है, सतह है, जमीनी सतह आधार है ये। ठीक है, आधार है। अब अगर हमको इस कोन को रखना है तो मेरे पास रखने का 2 तरीका है। कोई व्यक्ति इसे ऐसे रख सकता है, एक तो ये तरीका है। ठीक है, जिसमें से ये इसका क्या है, ये इसके लिए इसका बेस है और ये इसका क्या है, टिप है। ठीक है, कोई व्यक्ति जो थोड़ा सा क्या होगा, कोई इसको ऐसे भी रख सकता है। देखिए हो सकता है किसी व्यक्ति के मन में हुआ कि आधार पे नहीं रखे उसे टिप पे रखा जाए, तो वो उसे ऐसे भी रख सकता है। यहाँ इसका टिप आ गया और इधर इसका बेस आ गया। अब देखिए दोनों ही फिगर में आप खुद भी देख के बता सकते हैं इनमें से कौन सा फिगर ज़्यादा आपको संतुलित दिख रहा है। अगर इसका नाम A रख दे, इसका नाम B रख दे, तो आप फिगर देख के बोलेंगे कि नहीं सर, जो A है वो मेरा क्या संतुलित है, जो B है वो मेरा संतुलित नहीं है। क्यों नहीं है?
क्योंकि अगर कोई वस्तु जिसका एरिया काफ़ी ज़्यादा है तो जिस साइड सबसे ज़्यादा एरिया होता है और सबसे ज़्यादा भारी पोर्शन होता है उसे हम नीचे रखते हैं ताकि वो हमें क्या करे, संतुलन प्रदान करे। इस फिगर में देखेंगे तो देखेंगे हमें क्या है, एरिया काफ़ी मिल रहा है जिसपे आसानी से क्या होता है, ऊपर का जो फोर्स है वो ट्रांसफ़र हो सकता है। वही दूसरे वाले में देखेंगे तो ऊपर आपका क्या है, एरिया ज़्यादा दिख रहा है, नीचे वाले में पॉइंट सोर्स है बस एरिया का। तो यहाँ पे अगर पहला फिगर का बात किया जाए, ए नंबर फिगर का, ए वाला फिगर जो है आपका वो क्या है, आपका स्टेबल है, संतुलित है, और जो बी नंबर है वो संतुलित नहीं है, उसको बोल सकते हैं आप अनस्टेबल। आपसे पूछा गया है कि अगर एक कोन रेस्टिंग और टिप, अगर अपने टिप पे रखा हुआ है कोई कोन, वो बात कर रहा है फिगर नंबर बी के बारे में, अगर कोई कोन अपने टिप पर रखा हुआ है वो कैसा एग्जाम्पल है, तो आप लोग इजीली देख के बता सकते हैं कि वो क्या है, अनस्टेबल टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम है वो। तो इसके लिए जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आपको सही आंसर देखने को मिलेगा। तो 51 का सी नंबर सही आंसर। चलिए देखिए 51 के बाद हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं 53 नंबर। क्यों देख रहे हैं 53 नंबर, क्योंकि देखिए वो सेम क्वेश्चन फिर से पूछा है कि विच स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम एग्जांपल कोन रेस्टिंग ऑन बेस। इस बार वो पूछ लिया बेस पे, इससे पहले पूछा था टिप पे। अगर बेस पे रखा हुआ है तो आपको पता है कि बेस पे जब भी रखा हुआ है तो वो क्या है, स्टेबल है वो, ये ऐसा फिगर बनेगा। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा क्या, स्टेबल, ये संतुलित है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 52 पे, 52 नंबर क्वेश्चन पे बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिकल शेप सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई फ्रॉम इट्स बेस इज 1/3 ऑफ इट्स हाइट्स। बोला गया है इनमें से कौन सा ज्यामितीय शेप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके आधार से 1/3 पर मिलता है या देखने को मिलता है। तो ऐसा कौन सा शेप है जिसका कि आधार से, बेस से जो उसका हाइट होगा, यहाँ बेस से जो उसका हाइट होगा, हाइट के तीसरे भाग मतलब h/3 पे आपको देखने को मिलता है। तो इसके लिए जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, ट्रायंगल का। ट्रायंगल के लिए आपको फिगर में एक बार देख लीजिए, यहाँ पे ये रहा आपका ट्रायंगल, ये इसका बेस है, और इसमें आपको बताए थे कि यहाँ से जब आप चलते हैं तो ये इसके लिए क्या हो जाता है, हाइट हो जाता है। क्या है ये, हाइट है। और इस हाइट के या तो आप ऐसे मिलाइए इसे, तो ये जो पॉइंट है जहाँ पे तीनों का तीनों इसका सेंट्रॉइड मिल रहा है उससे ही आप क्या बोलते हैं, इसका CG पॉइंट बोलते हैं। और इसे अगर देखा जाए तो ये क्या होता है, h/3 होता है, उसके ऊंचाई का तीसरा भाग होता है h/3। तो आपका सही आंसर है ट्रायंगल। तो ये 52 का सी आंसर सही हो जाए। तो हम लोग आज देखें 44 से 53 नंबर क्वेश्चन तक देखें। जो 54 नंबर क्वेश्चन है, जो 54 नंबर क्वेश्चन अब आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ से आपका न्यूमेरिकल पोर्शन शुरू हो रहा है, जिसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे। पहले इस भाग के लिए अलग अलग पोर्शन का नाम देंगे और उसके बाद इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेट करने के थ्रू आउट देखेंगे कि इस पूरे फिगर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। तो यहाँ से अप्रॉक्स 7 to 10 आपके पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसका हम लोग नेक्स्ट पार्ट में वीडियो बनाएंगे। तो पहले आप लोग थ्योरी वाला जो आपको बनाए हैं उसको समझ लीजिए, थोड़ा अगर समय मिले तो बुक में भी उसको अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद अगला वीडियो आपको जो मिलेगा उसमें इसी चैप्टर का न्यूमेरिकल का वीडियो देखने को मिलेगा। तो आशा करते हैं आप लोग को समझ आ रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और भी लोगों को बताइए इसके बारे में। तो आज के लिए यहीं पे रखते हैं, धन्यवाद।